राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का एक राजा था जिसने 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर 12वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया था। वह अपनी सैन्य विजय और नौसैनिक अभियानों के लिए जाने जाते थे, जिसने हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में चोल साम्राज्य के प्रभाव को बढ़ाया। चोल 300 BC 1279 CE हिंदू धर्म के विकास में उनके योगदान सहित उनकी समुद्री शक्ति और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। राजेंद्र चोल की सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक वर्तमान इंडोनेशिया में श्रीविजय साम्राज्य की विजय थी। श्रीविजय साम्राज्य एक बौद्ध राज्य था जिसने अधिकांश मलय द्वीप समूह को नियंत्रित किया और क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1025 CE में राजेंद्र चोल ने श्रीविजय के लिए एक नौसैनिक अभियान शुरू किया, जिस पर तब महाराजा संग्राम विजयतुंगवर्मन का शासन था। चोल सेना ने श्रीविजय की राजधानी पालेमबैंग के पास मुसी नदी पर हुए युद्ध में श्रीविजयन सेना को हरा दिया। जीत के बाद राजेंद्र चोल ने श्रीविजयन सिंहासन पर अपना नामांकित व्यक्ति स्थापित किया और श्रीविजय चोल जागीरदार राज्य बन गया। चोल साम्राज्य ने श्रीविजय के आकर्षक व्यापार नेटवर्क और संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसमें सोना, काली मिर्च और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल थीं। चोल श्रीविजय संबंध कई दशकों तक जारी रहे। साथ ही चोल प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। राजेंद्र चोल की श्रीविजय की विजय को हिंद महासागर व्यापार के इतिहास और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यदि आप अब तक हमारी सामग्री को पसंद करते रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक और कमेंट भी करें। चोलों की एक शाखा श्री लुमे, जो चोल मलय वंश के एक हिंदू थे, को फिलीपीन के एक नौसैनिक अभियान पर भेजा गया था, लेकिन इसके बजाय वह चल बसे और अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। सेबू के राजनेट की स्थापना 1400 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्र की राजधानी सिन्हपाल थी। तमिल संस्कृत लान सिटी के लिए श्री लुमे और उनके अनुयायियों ने स्थानीय आबादी के साथ विवाह किया, जिसमें मलय और अन्य स्वदेशी जातीय समूहों के लोग शामिल थे। श्री लुमे के नेतृत्व में सेबू का राजनेट एक शक्तिशाली समुद्री राज्य बन गया, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार में लगा हुआ था। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि, मछली पकड़ने और समुद्री व्यापार पर आधारित थी, जिसमें सेबू कपड़ा, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसालों जैसे सामानों के व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करता था। नतीजतन गणेश की मूर्तियां फिलीपींस में पाई गई हैं। गणेश, जिन्हें गणेश के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू देवता हैं जिन्हें बाधाओं के निवारण और ज्ञान और नई शुरुआत के देवता के रूप में पूजा जाता है। हालांकि आज फिलीपींस में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म नहीं है, लेकिन भारत और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से फिलिपिनो संस्कृति पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा है। सेबू के राजनेट ने फिलीपींस में हिंदू धर्म के प्रचार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1565 ईस्वी में फिलीपींस के स्पेनिश आक्रमण के साथ राजनेट समाप्त हो गया। जब श्री लुमे के वंशज हार गए, उनके धर्मांतरण ने राजनेट को समाप्त कर दिया और फिलीपींस में हिंदू साम्राज्य को समाप्त कर दिया। हमारी पुस्तक अनुशंसा में हम आपसे संजीव सान्याल की एक बहुत ही दिलचस्प पुस्तक द ओशन ऑफ मंथन पर एक नज़र डालने का आग्रह करते हैं। संजीव सान्याल एक भारतीय अर्थशास्त्री और लोकप्रिय इतिहासकार हैं। वह वर्तमान में भारत के प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने 2017 में शुरू होने वाले भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के 6 संस्करणों को तैयार करने में मदद की है।
सान्याल ने 2008 तक डॉयचे बैंक में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया। 7 नदियों की भूमि पर शोध और लेखन, और 2011 में लौटे। 2015 तक, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तब वे एक प्रबंध निदेशक और वैश्विक रणनीतिकार थे। उन्होंने सिंगापुर सरकार की फ्यूचर सिटी सब कमेटी में भी काम किया है, जिसे शहर राज्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टि बनाने का काम सौंपा गया है। 2017 में उन्हें भारतीय वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पुस्तक में सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक संजीव सान्याल ने पूर्वी अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इतिहास के भव्य विस्तार का वर्णन किया है, जो मध्यकालीन अंगकोर और विजयनगर के महान शहरों को समेटे हुए है। अरब साम्राज्य और चीनी खजाने के बेड़े समृद्ध विशद विवरण में, वह नए सबूतों के साथ स्थापित ऐतिहासिक आख्यानों को चुनौती देने के लिए दूरस्थ पुरातात्विक स्थलों, समुद्री व्यापार नेटवर्क और आधी भूली मौखिक कहानियों की पड़ताल करता है। मध्ययुगीन भू राजनीति और लंबे समय से खोए हुए शहरों पर नई रोशनी चमकाते हुए, द ओशन ऑफ मंथन एक जीवंत सभ्यता के दिल में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा है।